वेलकम बैक। इस टॉपिक पे हमें रिक्वेस्ट आई थी कि कुछ वीडियो बना के दे दीजिए कि व्हाट इज ओब्लिगेशन एंड व्हाट इज प्रिविलेज। ओब्लिगेशन मीन्स आभार, आभार्य, ग्रेटिट्यूड जिसे कहते हैं एक्सप्रेस करना, कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड, ओब्लिगेशन। कोई आपका काम कर देता है तो आप उसके आभारी हो जाते हैं, आप ओब्लाइज फील करते हैं, कह रहे उसने मेरा काम कर दिया। सपोज आपको किसी की ज़रूरत थी, आपने बुलाया, उसको पैसा दिया, अपना काम कराया, वो घर गया। इसमें किस चीज़ का ऑब्लिगेशन आपने फील किया? ऑब्लिगेशन तो तब होता जब वो बिना पैसे के काम कर देता। श्रम विभाजन, डिवीजन ऑफ लेबर देश समाज हर जगह है, तो जिस जिसकी ड्यूटी है जो काम करना वो काम करता है। ड्राइवर हो ड्राइवर का काम करता है, टाइपिस्ट टाइपिस्ट का करता है, हलवाई मिठाई बना के बेचने का काम करता है। जिसकी जो ड्यूटी है अगर वो निर्धारित ढंग से करता है और सुंदर ढंग से कर देता है, आपने पैसे दे के सेवाएं प्राप्त की, तो वो ओब्लिगेशन हुआ? नहीं हुआ ना। ओब्लिगेशन तो तब होता जब वो फ्री में कर देता। मिठाई की दुकान वाला आपको 2 लड्डू फ्री में दे देता, तब ओब्लिगेशन था। तो जब उसने आपका काम किया पैसे के बदले में, या आपने उसको कोई सर्विस दी थी उस सर्विस के बदले में, तो ओब्लिगेशन वहाँ नहीं है। ओब्लिगेशन तब है जब आपको निःशुल्क सेवा दी जाए। अरे भैया आपके बड़े आभारी हैं, हाथ जोड़ते हैं, अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। तो जब कोई काम आप सेवाएं या वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं जिसमें आप पैसा या धन या सेवाएं ले करके उसका काम पूरा करते हैं, तो आप कोई किसी भी तरीके से उस आदमी को, उस सर्विस गेनर को ओबलाइज नहीं कर रहे हैं। ओबलाइज तो वो कर रहा है आपको, ओबलाइज तो वो कर रहा है आपको जिसने आपकी सेवा खरीदी। महात्मा गांधी जी कहते थे कि ग्राहक जो है भगवान से भी ऊपर है और आप उस पर निर्भर हैं, वो आप पे निर्भर नहीं है। ऐसी सिचुएशन में वो कोई ऑब्लिगेशन नहीं हुआ, आपने पैसा दे के सेवा खरीद ली। ऑब्लिगेशन तो इनडायरेक्टली आप उस पर कर रहे हैं, उसकी सेवा खरीद के, उसका बिजनेस, उसका धंधा चमका करके आए, क्योंकि आप एज ए बायर हैं। तो ऑब्लिगेशन हो गया। अब प्रिविलेज क्या हुआ? विशेषाधिकार जिसे कहते हैं। आप ग्राहक हैं तो आपको ये विशेषाधिकार है कि आप किसी भी दुकान ABCD जो जिस दुकान से खरीदना है खरीदें। इसमें कोई बंधन थोड़े ना है। आप प्रीसा IAS कोचिंग ज्वाइन करिए, चाहे XYZ कोचिंग ज्वाइन करिए, ये आपका विशेषाधिकार हुआ, प्रिविलेज हुआ। हमने आपके ऊपर कोई एहसान पहले किया था, आपने उसको ध्यान में रख करके हमारा काम कर दिया, तो ये हमारा विशेषाधिकार है कि आपके यहाँ जो मेरा बकाया बचा हुआ है काम या सेवा या वस्तु, वो आपने बदले में किया, तो मेरा प्रिविलेज है, मेरा विशेषाधिकार है कि आपसे मैं ये चीज़ करने के लिए कहूँ और आप खुशी खुशी कर दें। तो ये बेसिक डिफरेंस जो है ऑब्लिगेशन में और प्रिविलेज में रहता है। तो ऑब्लिगेशन वर्सेस प्रिविलेज आप समझ गए कि दोनों में बारीकियां क्या है। कुछ लोग कहेंगे कि साहब ऑब्लिगेशन में एटीट्यूड नहीं रिफ्लेक्ट होता, जबकि प्रिविलेज में एटीट्यूड रिफ्लेक्ट होता है। मेरा कहना यह है कि आप अपने उस एटीट्यूड को बनाए रखिए, इसलिए क्योंकि आप जिस मुकाम पे हैं, जिस स्टेज पे हैं, वो स्टेज जो है आपने क्रिएट किया है।
अगर आप आईएएस बने हैं तो आपने अपने आईएएस बनने के बाद जो वैल्यू गेन किया है उसके लिए आपने मेहनत किया है, पढ़ा है, दिन रात एक किया है, अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल किया है, तो वो आपका एटीट्यूड में रिफ्लेक्ट होगा, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। अगर किसी ऊंचे पद पर पहुंचे हैं तो आपका विशेषाधिकार था, विशेषाधिकार क्रिएट कर रहा था जब आप उस पोजीशन पे पहुंच गए, उससे पहले तो नहीं था। तो जब आप किसी चीज़ को पाने के लिए मेहनत करके वहाँ पहुँचते हैं तो आप में एटीट्यूड दिखना चाहिए। एटीट्यूड और घमंड दोनों में फ़र्क है, तो एटीट्यूडनल प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और जिस व्यक्ति का वो मुकाम हासिल नहीं हुआ है तो वो प्रिविलेज फील नहीं करेगा, उसको कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा, उसको ये चीज़ जो है समझने में और उसको अपने लाइफ में एटीट्यूड में लाने में बहुत टाइम लगेगा। प्रिविलेज्ड फील करना ये आपके स्टेटस और आपकी अचीवमेंट की वजह से है, जो कि घमंड से अलग है। आप घमंड के साथ, एरोगेंट के साथ मत लेके चले जाइए उसे। दैट इज प्राइड, गर्व, विशेषाधिकार, एटीट्यूड्स। अगर आप जिस दिन देखिए आईएएस में सेलेक्ट हो जाते, क्या रौला, क्या भौकाल टाइट होने लगता है। आप गांव जाएंगे तो मैंने देखा कि कुछ आईएएस बनने के बाद गांव गए लोगों ने गाजे बाजे से एकदम माला पटाखे बारात की तरह निकाल दिए। तो आपने उससे पहले कितना मेहनत किया ये तो कोई देखता नहीं है ना। तो जब आप इस तरीके के प्रिविलेज है ना, आप आईएएस में सेलेक्ट हो गए, आपका प्रिविलेज हो गया, सरकारी वो हो गए, सेवक हो गए, सरकार के आदमी हो गए आप, तो उसमें एटीट्यूड आना लाजमी है और आना भी चाहिए। और क्यों? क्योंकि आपने आईएएस में सेलेक्ट हुआ है, वो आपका सेलेक्ट होने के बाद वो विशेष अधिकार हो जाता है, प्रिविलेज है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार बड़ा घमंडी हो गया। घमंडी नहीं है वो, दैट इज प्राइड। प्राइड और एरोगेंट में फर्क है। आप एरोगेंट नहीं है, प्राइड फील कर रहे हैं कि आई हैव अचीव्ड दिस डेस्टिनी, और उसमें एटीट्यूड थोड़ा बहुत आता है, कुछ भी गलत नहीं है। अगर जो सेलेक्ट नहीं होता वो बेचारा हर चीज़ में ऑब्लिगेशन ही फील करता है। अगर उसके घर की सफाई कोई कर दे या पैसे से, तब भी उससे 10 बार झुक के जो है सलाम ठोकेगा, अरे बड़ी कृपा हुई आपने हमारा सफाई कर दिया। तो वो ऑब्लिगेशन है, वो ऑब्लिगेशन फील करता है, जबकि ऑब्लिगेशन फील करने वाली कोई चीज़ है नहीं। आपने पैसा से वस्तु और सेवाएं खरीदी, तो दोनों में फ़र्क है। ये क्वेश्चन मैं इसलिए बताया कि कल कुछ बच्चों ने हमें पूछा, और ये क्वेश्चन बहुत हद तक आपके इंटरव्यू में काम आता है। जब आप इंटरव्यू हॉल में घुसते हैं, चैम्बर में जहाँ 7-8 लोग बैठे होते हैं, तो ये क्वेश्चन रिफ्लेक्ट होता है कि आपके चेहरे से, आपके अटायर से, आपके चाल चलन से, चलने के ढंग से, आपकी बॉडी लैंग्वेज से हमें ये लग रहा है कि आप जो है घमंडी हैं, एरोगेंट हैं। तो आपको इसका जवाब ऐसे देना पड़ेगा कि सर मैं आई एम नॉट एरोगेंट, बट आई एम फीलिंग दैट प्राइड कि आई हैव अचीव्ड मेंस एग्जामिनेशन ऑफ आईएएस क्लियरेंस, I have achieved that stage, and I have come here to crack that interview also, so that I should get selection or privilege. भले हमारा सिलेक्शन ना भी हुआ, सेकंड स्टेज मान लीजिए, तब भी मुझे ये प्रिविलेज फील हो रहा है कि मैं यहाँ तक पहुँच तो गया। तो इस फीलिंग को हम गर्व महसूस कर रहे हैं, प्राइड, कि मैं आईएएस का मेंस तो क्लियर कर दिया। गर्व, प्राइड, न कि घमंड। मैं घमंडी नहीं हूँ, लेकिन मैं प्राइड फील करने वाला व्यक्ति हूँ। तो ये दोनों में फ़र्क हो गया, शब्दों का जाल है। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सब इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज प्राइड एंड व्हाट इज एरोगेंट। गर्व और घमंड में क्या फ़र्क है। तो इसके बाद एक शब्द और इसे इंटरव्यू में पूछा जाता है जनरली,
कि सिंपैथी और इम्पैथी, सहानुभूति और अनुभूति। तो सहानुभूति तो ये होती है कि भाई आपके तकलीफ हुआ, हमें बड़ा दुख है, बड़ा हमें भी दर्द है कि अरे आपके साथ ऐसा हादसा हो गया, दैट इज सहानुभूति। और अनुभूति क्या हुआ कि उसके साथ साथ उसके दर्द को बैठ के वहीं महसूस करना, दैट इज अनुभूति। तो थोड़ा थोड़ा फर्क है। ये फर्क आप जानिए इसलिए क्योंकि ये इंटरव्यू में अक्सर ये सवाल उठता है कि व्हाट इज प्रिविलेज, व्हाट इज मोटिवेशन, व्हाट इज ओब्लिगेशन, व्हाट इज प्राइड, व्हाट इज एरोगेंट, व्हाट इज एटीट्यूड्स, व्हाट इज अटायर्स। तो इन सब शब्दों को कृपा करके समझिए और समझने के बाद उसको अपने लाइफ में यूज करिए डेली। तो इंटरव्यू की तैयारी के क्रम में ये बात उठी थी ओब्लिगेशन और प्रिविलेज से। उसमें एक चीज़ मैं और इंटरव्यू की तैयारी में ऐड करना चाह रहा हूँ कि जब आप इंटर करते हैं तो कृपा करके ये सब गतिविधियां मत करिए, जैसे कि हाथ मलने लगना बैठने के बाद ऐसे, या बार बार चेहरे को हाथ से पोंछने लगना, या बार बार जो बॉडी को ऐसे ऐसे हिलाना डुलाना। ये सब आपकी विश्वास को कमज़ोर करता है। आगे एक शब्द और, वो नोट करते हैं कि आपके इस तरीके की हरकत से आपकी आत्मविश्वास में कितनी कमी है। आत्मविश्वास में कमी रिफ्लेक्ट होता है और वो समझ जाते हैं कि आप नर्वसनेस के शिकार हैं। और जब आप एक इंटरव्यू बोर्ड में आके आप इस टाइप की हरकत कर रहे हैं, तो जब बड़ा पद कलेक्टर बनिएगा और वहाँ तो तमाम प्रेशर बिल्डिंग यूनिट्स होती हैं, पॉलिटिकल से लेकर के और कई तरीके के प्रेशर ग्रुप, तो कैसे झेलिएगा। तो घबराइए मत, ना ही चेहरा पोछिए, ना हाथ मलिए, और ना ही ऐसे ऐसे कुर्सी पे होते रहिए। चुपचाप आइए, नमस्कार करिए, और नमस्कार भी एक ही बार में सबको, एक शब्द बोला सर नमस्कार, और हाथ जोड़ के करिए, उसे बहुत अच्छा लगता है उनको। और उसके बाद ये नहीं कि सबको नमस्कार 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 सर नमस्कार मैम, दिस इज़ नॉट अप्रोप्रिएट। आप प्रॉपर हाथ जोड़ के उनको बोलिए कि सर नमस्कार, और बैठ जाइए। बहुत कुछ है तो पूछ लीजिए, लेकिन पूछना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है, तो असाइंड है। और ये पूछ के बैठना एक तरीके से कमजोरी की निशानी आपकी मान ली जाती है। आप इंटरव्यू देने आए, आपके लिए कुर्सी रखा, आप आइए और नमस्कार करने के बाद सीधे बैठ जाइए, और बैठने के बाद थैंक यू कहिए। थैंक यू किस लिए? क्योंकि आपने मेरे लिए वहाँ सीट रखा था। क्योंकि कई लोग अनजाने में बोल जाते हैं थैंक यू सर, या बैठने के बाद कहेंगे थैंक यू, तो दूसरा क्वेश्चन पूछ लेता है एब्रप्टली, तुरंत, किस बात का थैंक यू? तो आप कहेंगे सर आपने हमारे लिए कुर्सी रखा बैठने के लिए, तो बोलेगा कि इट इज़ योर प्रिविलेज नॉट ऑब्लिगेशन। भाई आईएएस के इंटरव्यू में आए हैं ना आप, ये आपका प्रिविलेज है कि आपको हम आईएएस की तरह ट्रीट करें, इसलिए कुर्सी रखा है। आप चपरासी नहीं है कि इस केबिन को साफ करने आए हैं तो आपके लिए हम कुर्सी रखें, चपरासी के लिए जो डस्टिंग करने आया है। दिस कुर्सी इज मिंट फॉर यू, इसमें पूछने की क्या जरूरत है? अगर आपने पूछ लिया तो उसको जो है वो मानेगा कि आप ओब्लिगेशन फील कर रहे हैं, वही जो मैं शुरू में बोल रहा था। तो दिस इज नॉट ओब्लिगेशन, दिस इज योर प्रिविलेज। भाई आप आईएएस में आ गए, मेंस का एग्जाम दे के पास होके इंटरव्यू में, तो अगर आप फाइनल सेलेक्ट नहीं भी होंगे तो भारत सरकार ने एक स्कीम लागू कर दिया है कि अगर आप फेल भी हो गए, फाइनली सिलेक्शन में नाम नहीं आया, तो जो बाकी लेफ्ट ओवर हैं नीचे के, यहाँ तक का ख़त्म हो गया, इसी नीचे वालों के लिए भारत सरकार ने प्रोविज़न दिया है। आप मेंस में कहता है कि आप अपना भर दीजिए कि अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो क्या किसी और सेवाओं में जाने के लिए ऑफर के लिए तैयार हैं? आप चाहते हैं कि कोई और कंपनी बीएचएल, एनटीपीसी या कोई और भी डिपार्टमेंट आपको नौकरी के लिए बुलाए? तो कॉलम रहता है, तो अभी था, पहले नहीं था, ये तो मोदी जी की कृपा है। तो ये चीज़ उसमें ऐड हुआ है, तो आप उसमें लिख दीजिए कि हम चाहते हैं या नहीं चाहते हैं,
तो ये तो तय है कि आप मेंस का एग्जाम पास करके आए हैं, मतलब आपकी नौकरी कहीं ना कहीं तो अब लगने वाली है। आईएएस में नहीं लगेगी तो कहीं और ये नीचे वाले में लग जाएगी जो स्कीम चल रही है। तो कुर्सी पे बैठना, थैंक यू कहते हुए बैठ जाइए, पूछिए मत। तो ये चीज़ इंटरव्यू में ध्यान रखने की बात होती है। और जब आप इंटरव्यू में कुर्सी पे बैठते हैं तो एक चीज़ का और ध्यान रखिए कि कभी भी पैर को पैर के ऊपर मत चढ़ाइए। वो अनौपचारिक जगहों के लिए तो ठीक है, लेकिन जब आप बैठते हैं तो आप वहाँ पे पैर मत चढ़ाइए। पैर को सीधा, मतलब उस स्ट्रेट पोजीशन में बैठने के बाद जो होता है वैसे रखिए, और हिलिए डुलिए मत, कंफर्टेबली बैठिए, बस पैर को आप चढ़ाइए मत। जितना एंगल पे खोलना है खोल लीजिए, थोड़ा सा वो अलग चीज़ है, लेकिन पैर को भी पूरा फैला मत दीजिए कि साहब बैठे हैं ऐसे एकदम। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। ये बताइए कि एक दिन में तो आपके पल्ले पड़ेगी नहीं, ये तो सोशलाइजेशन की आपकी प्रोसेस है, जो बीच बीच में हम इंटरव्यू क्लास का मजमून आपको बताते रहेंगे। मोबाइल फ़ोन अंदर मत ले जाइए, ये ज़्यादा सही है। ले भी जा रहे हैं तो कृपया करके वाइब्रेट मोड पे नहीं, ऑफ करके रखिए। पान खा के मत जाइए, गुटखा चबा के मत जाइए, च्युइंगम मत चबा के जाइए। वो जो कुछ करना है पहले कर लीजिए। तो ये छोटी मोटी बातें हैं लेकिन बड़े काम की बातें हैं। परफ्यूम लगा के मत जाइए, ये सब नेगेटिव मार्किंग करता है। अब परफ्यूम लगा के घुस गए अंदर, आपके घुसते ही एकदम महक गया, तो आप समधियाने ससुराल में थोड़े ना आए हैं। ससुराल जब जाइएगा तो लगा लीजिएगा एक बोतल पूरा सेंट सेंट, कोई नहीं पूछेगा। तो सेंट लगाना नेगेटिव मार्किंग करेगा, परफ्यूम लगाना नेगेटिव, डिओड्रेंट नेगेटिव। बढ़िया से नहा धो लीजिए और साफ़ सुथरा कपड़े पहन लीजिए। और कपड़े का तो क्या बताऊं, ज़्यादातर सफ़ेद शर्ट और ब्लैक पैंट या डार्क ब्लू ये पैंट चलता है, अच्छा लगता है वो। टाई बांधना जरूरी नहीं है। हमसे टाई बांधा था तो मुझसे टाई के लिए कहा कि आप खोल के बांधिए इसे। पीसीएस में बोर्ड था, कौन मिस्टर सिन्हा थे जो यूपी के डीजीपी थे, ये बात है 97 की। तो उन्होंने बोला कि मिस्टर साहब आप टाई वाई बांध के आए हैं, बढ़िया लग रहा है, ऐसा करिए जरा इसे खोल के दोबारा बांधिए। तो हम तो पहले से खैर जानते थे तो खोल के बांध लिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दूसरे से बंधवा के ऐसे डाल लेते हैं, टाइट कर लेते हैं, उनको खुद बांधने नहीं आता। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन नाक मत खुजलाने लगी ऐसे ऐसे, साहब नाक में कुछ प्रॉब्लम है, कान मत ऐसे ऐसे करने लगिए, इधर ईचिंग हो रही है इधर मत करने लगी, ये सब नेगेटिव मार्किंग है। अब आप कहेंगे साहब मैं क्या करता, नाक में खुजली मची थी तो उंगली देना लाजमी था, मैं परेशान। आप परेशान हो रहे हैं तो परेशान होते रहिए, पानी मांग लीजिए अगर पानी मांग पीना है तो। लेकिन पानी मांगना भी ये नेगेटिव है, इट शोज कि आप में प्रेशर झेलने की मादा क्षमता नहीं है, इसलिए आप पानी मांग रहे हैं, गला सूख रहा है आपका वगैरह वगैरह। ये व्यक्तित्व के सारे हिस्से हैं जो आपके पर्सनल एट्रीब्यूट्स को रिच करते हैं। तो इन सब छोटी बात है लेकिन इसका महत्व बहुत बड़ा है। महंगी घड़ी मत पहन के चले जाइए, राडो वाडो टाइप के। अब बड़ा फैशनेबल घड़ी भी मत पहन लीजिए जो आजकल चल रहा है, सिंपल पट्टे वाली घड़ी ये पहन के जाइए। मेहंदी वहदी हाथ वाथ में ना दिखे। ये सब छोटी बातें हैं लेकिन ये बड़े काम की बातें हैं। ये सारी चीज़ें आपकी एक झलक में दिख जाती है, जांची जाती है। और बी पोलाइट, यूपीएससी के चैम्बर से बाहर आने के बाद जितना गुंडई करना करते रहिए लेकिन वहाँ मत करिए, वहाँ पोलाइट रहिए, पोलिटी नहीं पोलाइट। आवाज़ ऐसा होना चाहिए, एक्सप्रेशन ऐसा होना चाहिए जिससे मेलोडियस आवाज़। अब आपकी आवाज़ कर्कश है तो वो ठीक है, कर्कश ही चलेगी, उसको आप रात दिन में चेंज तो नहीं कर सकते, लेकिन वॉल्यूम धीरे रखिए। इतना नहीं कि साहब मैं क्या करूं मेरी तो आवाज़ ही ऐसी है, ये नहीं कह सकते ना कि आप साहब मेरी तो आवाज़ ही ऐसी है पैदाइशी, अभी एक थप्पड़ खाइएगा तो आवाज़ तुरंत डाउन हो जाएगा तो ये कहना आपका जो है स्वाभाविक नहीं है।
आप इतने वॉल्यूम पे बोलिए जिससे नॉर्मल डेसिबल में लोग एक दूसरे को सुन लें, समझ लें। और भी इसमें चीज़ें छोटी मोटी हैं जो ध्यान में रखने लायक है। जूता किस कलर का हो तो ब्लैक होना चाहिए, और जूते के साथ मोजा सफ़ेद नहीं होना चाहिए, वो भी ब्लैक होना चाहिए। ये बहुत कम लोगों को मालूम है कि जूता जो है जिस कलर का है, ब्लैक है तो ब्लैक या डार्क ब्लैक, डार्क ब्लू, बल्कि जूते के रंग से मोजे का रंग ज़्यादा डार्क हो तो और बेहतर है। लोग सफ़ेद जूता पहन के सॉरी सफ़ेद मोजा जुराब पहन लेते हैं काले पे, वो नोटिस करता है जब आप बैठे होते हैं तो वो समझ जाता है कि इसको जो है कपड़े पहनने का तमीज़ है नहीं। अगर बटन यहाँ 3-4 हैं तो तीनों 4 लगा लीजिए, अदरवाइज़ ये भी नेगेटिव मार्किंग है कि एक बटन खुला है। टाई नहीं पहनना है तो कॉलर का बटन बंद मत करिए, कॉलर का बटन ना बंद करके उसके नीचे जो बटन है वहाँ से बंद करना। ये नहीं कि टाई भी नहीं पहना, मार इसको भी लगा लिए साहब एकदम टनाटन, वो सब नेगेटिव मार्किंग है। तो इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, ये एक रात की बात नहीं है। ये मैं इसलिए बताया कि ये सब चीज़ें हम लोग IAS PCS मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी में फेस किए हैं, और वैसा हमने महसूस किया है कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें वही बता सकता है जो इंटरव्यू फेस किया हो, अन्यथा वो तो यूट्यूब पे तमाम वीडियो फालतू के घूमते रहते हैं कि IAS के साक्षात्कार में पूछा गया सवाल, ये सब फालतू है। उस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को मत पढ़िएगा, उसमें बड़े गंदे गंदे क्वेश्चन पूछे जाते हैं व्हाट्सएप पे। आपने देखा होगा कि साक्षात्कार में पूछा लड़की के बारे में फलनवा अंड बंड टाइप के, तो सब बोगस है, ऐसा कोई चीज़ नहीं पूछा जाता। तो ये चीज़ें रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, और आपके व्यवहार में, आपकी कार्यशैली में, आपके वचन में, आपकी कमिटमेंट में, ये चीज़ें आपकी बातों के माध्यम से वो सर्च कर लेते हैं कि ये कितना सही बोल रहा है, कितना झूठ बोल रहा है। तो कैसे करें तैयारी, और कहाँ से हमने शुरू किया कि वो तैयारी में ऑब्लिगेशन और प्रिविलेज कैसे फील होता है, और क्या क्या क्वेश्चन किस किस टाइप से पूछा जाता है, ये मैंने बताने का प्रयास किया। तो कितना मिनट हो गया? तो 22 मिनट साक्षात्कार की तैयारी के बाद 5 मिनट में फिर वापस आते हैं पॉलिटी के एक चैप्टर पे। थैंक यू सो मच।